प्राचीन प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.1 के इस भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। यह जो प्रश्नावली है वह द्विघात समीकरणों पर आधारित है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रश्न को उदाहरण मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2x² + 3x - 3। अभी इसे हम समीकरण नहीं कह सकते हैं, इसे हम या तो व्यंजक कहेंगे या फिर बहुपद, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगर बराबर करके मैं कुछ लिख देता हूं तो यह क्या हो जाएगा, समीकरण। और किस प्रकार का समीकरण है ये, द्विघात समीकरण है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है इस समीकरण में वह कितनी है, 2 है। इसलिए क्या है, ये द्विघात समीकरण है। अब इसका जो मानक रूप होता है वह होता है ax² + bx + c = 0। तो हमेशा हम इसी रूप में इसे लिखते हैं। और इसमें जो चर होंगे ना वह एक ही तरह के मिलेंगे। जैसे यहाँ x² है, उसके बाद x आ रहा है, अगर y² होता तो y यहाँ पर आता। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने लिखा 3x - 3 = 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ चर की जो अधिकतम घात है वह क्या है, 1। तो इसलिए ये क्या है, एक घातीय समीकरण। अब फिर से एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 3x³ - 2x² + 2 = 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि यहाँ चर की जो अधिकतम घात है वह कितनी है, 3 है। तो इसलिए ये क्या है, त्रिघातीय समीकरण है। त्रिघातीय समीकरण। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहले इसे रेस कर लें। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये जो क्रम है वह चर की घातों के अनुसार अवरोही क्रम में है, अर्थात चर की जो अधिकतम घात है वह 2 है, उसके बाद चर की जो घात है वह क्या है, 1 है। तो पहले x² आया, उसके बाद क्या आया, x आया। इसी प्रकार से इसे भी हम लिखेंगे। तो यहाँ इसका मानक रूप हो जाएगा 2x² को पहले लिख लिया, उसके बाद फिर आएगा 3x और सबसे लास्ट में क्या आता है, अचर पद आता है। तो -3 = 0। तो ये इसका मानक रूप हो गया। अब इसका लिख लेते हैं। यहाँ 4x² हो जाएगा +5x और +1 को अगर इक्वल के इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, 0। तो ये इसका मानक रूप हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2y² + 7 = 3y है। 3y को इधर लाएंगे 2y² के बगल में ना, तो 2y² और ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, -3y और प्लस में 7 ऑलरेडी दिया है, तो इधर क्या बचेगा, 0। ये हो गया इसका मानक रूप। और फिर 7y² = 2y -2 है, इन दोनों को उठाकर इधर लाएंगे तो 7y² + 2y इधर आके -2y हो जाएगा और -2 इधर आके +2 हो जाएगा = 0। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इसे हल करते हुए बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। इसे हल कर लेंगे, उसके बाद इसकी तुलना ax² + bx + c से कर लेंगे। अगर मैच कर जाएगा तो यह द्विघात समीकरण है, अगर नहीं करेगा तो नहीं है। तो चलिए इसे हल करते हैं। दी गई समीकरण निम्न है। अब यहाँ स्टेटमेंट एक बार मैं लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। सारे क्वेश्चंस में आप खुद से लिख लीजिएगा। यहाँ जो समीकरण है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3 है। इधर जो है वो a + b का होल स्क्वायर है ना, तो इसे अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। = 2 का मल्टीप्लाई अगर x के साथ होगा तो 2x
और फिर 2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो -6 हो जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2x इज इक्वल टू 2x -6। इन दोनों को उठाकर इधर लाते हैं इक्वल के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर आके -2x हो जाएगा और -6 इधर आके +6 हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 0। इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखिए +2x है और -2x है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस में 1 है और प्लस में 6 है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर यदि इसकी तुलना में ax² प्लस bx प्लस c से करूं इज इक्वल टू 0 से करूं, तो यहाँ जो है वो bx मिसिंग है ना, सिर्फ अचर पद दिया है और x² दिया है, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? x² प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यदि इसकी तुलना में इससे करूं तो ये क्या हो रहा है, द्विघात समीकरण है ना, तो इसलिए लिख लेंगे जो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। इसीलिए द्विघात समीकरण है। अब चलिए अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। x² - 2x है, तो x² - 2x इज इक्वल टू, अब देखिए -2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं दोनों के साथ होगा, एक बार 3 से होगा और एक बार -x से होगा, तो -2 का अगर मल्टीप्लाई 3 से करूं तो -6 आ जाएगा, और -2 का मल्टीप्लाई अगर -x से करूंगा तो कितना आएगा, प्लस में 2x। अब इन दोनों को उठाकर इधर लाते हैं, तो x² - 2x -6 इधर आके +6 हो जाएगा और प्लस 2x इधर आके -2x हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। तो x² -2x है और -2x है, तो -2 और -2 जोड़ के कितना हो जाएगा -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये भी जो है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए इसे क्या लिख सकते हैं हम, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा है x - 2, फिर एक ब्रैकेट में x + 1 इज इक्वल टू x - 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में x + 3। यहाँ पर क्या करना है हमें, पहले पद का गुणा पहले पद के साथ करना है, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ करना है। इसी प्रकार दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ। इसी प्रकार से यहाँ भी हल करेंगे, जैसे डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। x का मल्टीप्लाई अगर x के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा x², फिर x का मल्टीप्लाई अगर +1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा +x। -2 का मल्टीप्लाई अगर x के साथ होगा तो -2x हो जाएगा, और -2 का मल्टीप्लाई अगर +1 से होगा तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x², फिर x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे +3 से, तो क्या आ जाएगा +3x। -1 का मल्टीप्लाई अगर x के साथ होगा तो -x हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई अगर +3 से होगा तो -3 हो जाएगा। अब दोनों साइड देखिए, इक्वल के दोनों साइड, प्लस में x² है प्लस में x² है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। x - 2x है, तो अगर +1 में से -2 निकालूंगा तो -1 बचेगा, तो -1x तो लिखते नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे -x, फिर यहाँ बचेगा -2 इज इक्वल टू, +3 में से अगर -1 करूंगा तो कितना आएगा 2x प्लस में, है ना, क्योंकि प्लस जो है बड़े नंबर के साथ है, तो 2x - 3 यहाँ बच जाएगा। अब इन दोनों का पक्षांतर कर लेते हैं, तो इसे इधर लाएंगे, तो यहाँ -x है, ये इधर आके -2x हो जाएगा, और -2 है, ये इधर आके +3 हो जाएगा, इस इक्वल टू इधर बचेगा 0। माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा, यहाँ -1 है और -2 है, जुड़ के -3x, और ये दोनों घटेगा, +3 में से अगर -2 को निकालेंगे क्या बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करें तो ये मैच नहीं हो रहा ना, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप ऐसा लिखेंगे, चलिए लिख देता हूं इसका स्टेटमेंट, जो कि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला प्रश्न है x माइनस 3 और फिर दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वही करेंगे, पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ। तो x का अगर 2x में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई प्लस 1 से होगा तो कितना आ जाएगा प्लस x। माइनस 3 का मल्टीप्लाई अगर 2x से होगा तो कितना आ जाएगा माइनस 6x, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई अगर प्लस 1 से होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई अगर x में होगा तो x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई अगर प्लस 5 से होगा तो प्लस 5x। इन दोनों का पक्षांतर कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर के साइड में मैं ला रहा हूँ x स्क्वायर को, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा तो माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस x है। अब यहाँ ये और सिंप्लीफाई हो सकता था, तो चलिए अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस 6x भी है और इसके साइड में मैं ला रहा हूँ प्लस 5x को, तो ये इधर आके माइनस 5x हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा माइनस 3 और इधर क्या बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें हम तो 2x स्क्वायर, 2 में से अगर 1 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1x स्क्वायर तो लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे x स्क्वायर। और यहाँ माइनस माइनस में पहले है तो जुड़ेगा माइनस 6 और माइनस 5 को जोड़ेंगे तो माइनस 11, और माइनस 11 में से अगर प्लस 1 को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10 बचेगा, क्योंकि माइनस जो है बड़े नंबर के साथ है, इसलिए यहाँ माइनस 10x और फिर यहाँ लास्ट में माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करें तो यह एक द्विघात समीकरण है, तो आप स्टेटमेंट वही लिखेंगे जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसे द्विघात समीकरण है। अब यह प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 फिर x माइनस 1। इसे भी उसी प्रकार से हल करेंगे। पहले पद का गुणा पहले पद के साथ कर रहा हूं, तो 2x का मल्टीप्लाई अगर x से करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x का मल्टीप्लाई अगर माइनस 3 से करूंगा तो 2 3 जा 6, तो माइनस में आ जाएगा माइनस 6x। माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो माइनस x हो जाएगा, और फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई अगर माइनस 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करूंगा तो माइनस x, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई अगर x से करूंगा तो प्लस 5x, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई अगर माइनस 1 से किया तो माइनस 5। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसे 2x स्क्वायर, माइनस 6 में से अगर माइनस 1 जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस सेम साइन है, तो कितना आ जाएगा माइनस 7x, और फिर प्लस 3 दिया है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस है तो माइनस 1 है और प्लस 5 है, घटेगा लेकिन प्लस जो है बड़े नंबर के साथ है, इसलिए क्या आएगा प्लस 4x फिर माइनस 5। अब पक्षांतर कर लेते हैं, इन सबको इधर लाते हैं, तो 2x स्क्वायर के साइड में आ जाएगा x स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया, फिर माइनस 7x प्लस 4x इधर आके माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस 3 ऑलरेडी दिया है, माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 में से अगर 1 को निकालेंगे कितना बचेगा 1, तो 1x स्क्वायर लिखूं या फिर x स्क्वायर लिखूं, माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा, माइनस 7 और माइनस 4 जुड़ के माइनस 11 x हो जाएगा, प्लस 3 है और प्लस 5 है जुड़ के कितना आ जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करूं तो द्विघात समीकरण होगा ये, तो इसलिए क्या लिख देंगे, इसीलिए द्विघात समीकरण है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1 इज इक्वल टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण, दोनों के गुणनफल का दूना, तो 2 दूनी 4 और 4 का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो 4x। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 तो प्लस 4 माइनस 4x। अब देखिए इक्वल के दोनों साइड, यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा है उसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो प्लस 3x है और इसके साइड में अगर इसे लाऊं माइनस 4x को, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस 1 बचा हुआ है, प्लस 4 को अगर इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 और इधर क्या बच जाएगा 0। 3 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 7x, प्लस 1 है और माइनस 4 है, तो माइनस 3 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस जो है बड़े अंक के साथ है, इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करें, इज इक्वल टू 0 से करें, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में x माइनस 1। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab या a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसी की सहायता से इसे खोल देंगे, तो पहले पद का क्यूब धन दूसरे पद का क्यूब धन दोनों के गुणनफल का 3 गुना, अर्थात 3 इंटू x इंटू 2 और फिर ब्रैकेट में x प्लस 2, और इधर वाले को अगर सिंप्लीफाई करें तो 2x का मल्टीप्लाई पहले x के साथ होगा, फिर 2x का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा, तो 2x का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर और फिर 2x का मल्टीप्लाई अगर माइनस 1 से हुआ तो माइनस 2x। इसे और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 तो 6 और x है तो x ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का अगर x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर, फिर 6x का अगर प्लस 2 में होगा मल्टीप्लाई तो प्लस 12x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब इन दोनों का पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आके माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर आके प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इधर 0 बचेगा। अब और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर है, यहाँ 6 प्लस में है और यहाँ माइनस में 2 है, तो घटेगा लेकिन प्लस में उतरेगा, क्योंकि यहाँ प्लस जो है बड़े अंक के साथ है, तो यहाँ 4x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 12 है और यहाँ प्लस 2 है, दोनों जुड़ेगा, जुड़ के आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 0। अब चर के घातों के अनुसार इसे हम अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, तो x क्यूब के साइड में आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा प्लस 14x और सबसे लास्ट में आ जाएगा अचर पद इज इक्वल टू 0। इसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं। तो चलिए लिख देता हूं इसका स्टेटमेंट, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए इससे भी हल कर लेते हैं। आठवां प्रश्न, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये जो है वह a माइनस बी का होल क्यूब है, तो क्या होता है, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू एक्स इंटू
2 फिर ब्रैकेट में x माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 फिर माइनस 3 2 ज़ा 6 x ब्रैकेट में x माइनस 2। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का अगर x में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस 6x का अगर माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस कितना हो जाएगा, 12x। अब देखिए इक्वल के दोनों साइड प्लस में है x क्यूब, यहाँ भी प्लस में x क्यूब है, इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं या फिर पक्षांतर करते हुए माइनस हो जाएगा तो भी कैंसिल ही हो जाएगा। अब चलिए इन सबको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट उठा के इधर करते हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर के साइड में ला रहा हूं मैं माइनस 6x स्क्वायर को, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस x के साइड में ला रहा हूं मैं प्लस 12x को, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस 12x। और फिर प्लस 1 है, माइनस 8 को अगर इधर लाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई करें तो माइनस 4 में से अगर प्लस 6 को निकालेंगे तो प्लस 2 बचेगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा, माइनस 1 और माइनस 12 जुड़ के कितना आ गया, माइनस 13x, और साइन भी उतरता है, प्लस 1 है और प्लस 8 है तो जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करें तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस रूप में है तो इसलिए द्विघात समीकरण है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 एक द्विघात समीकरण है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सीधे दिया गया समीकरण निम्न है। अब समीकरण उतार लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। इन सब का पक्षांतर कर लेते हैं इधर, तो 5x स्क्वायर के साइड में लाऊंगा 4x स्क्वायर को तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x के साइड में लाऊंगा 8x को तो माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 9 के साइड में लाऊंगा प्लस 7 को तो इधर आके माइनस 7 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, 0। 5 में से अगर 4 को निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1x स्क्वायर तो लिखते नहीं है तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। प्लस 6 में से अगर माइनस 8 करूंगा तो माइनस 2 बचेगा और x है साथ में। प्लस 9 में से अगर माइनस 7 करूंगा तो कितना बचेगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करें तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यही लिखेंगे, प्राप्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। इसलिए द्विघात समीकरण है और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यह भी द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर b जो है वह माइनस है। अगर इसे लिखना चाहूँ तो x स्क्वायर माइनस b की जगह 0 इंटू x लिख सकता हूँ, फिर माइनस 36 है इज इक्वल टू 0। या तो माइनस लिखिए चाहे प्लस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इस रूप में इसे लिख सकते हैं, इसलिए यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है। परंतु x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? अब जैसा कि हम देख सकते हैं, इनकी यदि इनके मानक रूपों से तुलना की जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए ये सभी क्या है, द्विघात समीकरण है। परंतु यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, इसलिए
यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यही लिखेंगे हम। चलिए इसे हल करते हैं। चूंकि दिए गए समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 0, कॉमा √2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। इसीलिए सभी द्विघात समीकरण हैं, परंतु एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है। तो बस इतना ही लिखना था। यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, अर्थात इनका समीकरण बना के छोड़ देना है हमें, और ये देखना है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कर पाएंगे कि नहीं। तो जब समीकरण बन जाएगा तो उसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर लेंगे, प्लस c इज इक्वल टू 0 से कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं। अब उसे हल नहीं करना है। हल नहीं करना है अर्थात x की या y की जो भी हम यहाँ पर चर राशियां लेंगे उनका मान नहीं निकालना है, तो सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर मैं उसे हल भी करूंगा। पहले प्रश्न को मैं हल कर दूंगा और बाकी जो भी प्रश्न है उन्हें समीकरण बना के छोड़ दूंगा, और उसके हल जो है वो आपको निकालने होंगे। इससे होगा क्या, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ जो हमें समीकरण प्राप्त होगा वो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 528 इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है यही मिले, अभी इसे हल करेंगे। मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे दो प्रकार से हम हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण है ना, एक तो बीच के भाग को विभक्त करते हुए हल करते हैं, तो x की दो वैल्यूज मिलती हैं, वहां से x की एक वैल्यू हम ले लेंगे, वहां से हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी। या तो फिर श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करते हैं। श्रीधराचार्य विधि क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसकी सहायता से भी आप इसका हल निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो मैं हल कर दे रहा हूँ, ठीक है, और अगले जो भी समीकरण बनाऊंगा अगले प्रश्नों में, तो उसके हल आपको कमेंट में बताने हैं। तो इससे आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न में दिया है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कम है, तो सबसे पहले मान लेते हैं चौड़ाई को ही माना। लंबाई को भी मान लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो समीकरण जो है वो थोड़ा, समीकरण तो सेम बनेगा, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माना भूखंड की चौड़ाई, अब यहाँ दिया है मीटरों में ही मानना है, तो मान लेते हैं x मीटर। प्रश्नानुसार आगे भी कह रहा है ना कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। प्रश्नानुसार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर, जैसा कि बोल रहा है
लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो पहले तो चौड़ाई का दुगना कर लेते हैं और इससे एक अधिक बना लेते हैं, तो +1 कर लेंगे, तो ये इतने मीटर हो जाएगा। और हमें पता है कि जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर दिया है, अर्थात इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर वर्ग, तो लिख लेते हैं आयताकार भूखंड भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर वर्ग, ये दिया हुआ है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई की चौड़ाई कितना माना है x मीटर और लंबाई कितना है 2x + 1 और फिर बाहर इंटू x बराबर 528। अब इसे अगर सरल करें तो 2x का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा, प्लस 1 का अगर मल्टीप्लाई x के साथ हुआ तो x ही होगा, इज इक्वल टू 528। अब 528 को अगर इधर लाएं तो 2x² प्लस x, 528 इधर आके -528 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। अब यह समीकरण मिल गया। अब इसे यदि हल करना चाहें, वैसे हल नहीं करना है, इसकी तुलना सिर्फ हमें करनी है, तो यहाँ चलिए पहले तुलना कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसे हल करेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि प्राप्त समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अब इसे हल तो नहीं करना है, बस आपको इतना ही लिख के छोड़ देना है, यह द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया ना, लेकिन मैं हल करके भी इसको बताऊंगा कि x की वैल्यू क्या मिलती है, अर्थात चौड़ाई और लंबाई याद कर लेंगे। तो जो समीकरण दिया है वो है 2x² + x - 528 बराबर 0। 528 का गुणा x² के गुणांक के साथ करते हैं और फिर उसका ऐसा खंड करेंगे कि यहाँ जोड़ने या घटाने क्या आ जाए 1, x का जो गुणांक है वह क्या है 1 है, तो 1 लाना है। तो इसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, 33 गुणित 32 करेंगे तो वो 528 गुणित 2 के बराबर हो जाएगा, और इसे अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 1। अब इसे कैसे करते हैं ये भी बता चुका हूं आप लोगों को। 528 गुणित 2 करेंगे, 2 गुणित, चलिए बता भी देता हूँ। अब इसका छोटा छोटा खंड कर लेंगे, फिर अगर आप हल करेंगे ना उसे तो ये मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो जो भी रहता है ना उसे बहुत छोटे छोटे खंडों में बांट लीजिए, जितना छोटा हो पाए, ठीक। अब भाज्य गुणनखंड अर्थात इसके लिख लीजिए और फिर उसे आपस में गुणा करेंगे तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, बीच वाला जो लाना रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे 1 की जगह 33 - 32, तो 2x² + 33 - 32 और बाहर आ जाएगा x - 528 = 0। तो 2x² + 33 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 33x, फिर -32 का अगर x में मल्टीप्लाई होगा तो -32x, फिर -528 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2x बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ 33 बच जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो माइनस, तो सबसे पहले माइनस को ले लिया और यहाँ से 16 को अगर कॉमन ले तो यहाँ आ जाएगा 16 2 जा 32 और माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस यहाँ बचेगा, तो 2x और फिर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा और ये कितने टाइम जाएगा 33 टाइम = 0। अब यहाँ दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है तो इन्हें कॉमन ले लेते हैं, 2x + 33 बचेगा क्या x - 16 = 0। अब जैसा कि मैंने बताया था जो धनात्मक मान होगा उसी को कंसीडर करेंगे। यहाँ देखिए x - 16 = 0 अगर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। अगर इसे हल करें तो 2x + 33 = 0, तो 2x बराबर -33 हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा -33/2। अब ये तो माइनस में है ना, तो इसे तो कंसीडर करेंगे ही नहीं क्योंकि चौड़ाई जो होगी वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो इसीलिए x बराबर
16 ही कंसीडर करेंगे। तो चौड़ाई जो माना था हमने, क्या माना था, x, तो 16 मीटर क्या हो जाएगा चौड़ाई, और जो लंबाई माना था वो क्या था 2x+1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 कर लेंगे, तो ये 32 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 मीटर। तो लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई क्या है 16 मीटर। हमें हल नहीं करना है, बस मैंने आपको हल करके बता दिया कि इसका हल क्या होगा। ठीक है, अब चलिए आगे के समीकरणों को जब बनाऊंगा तो आपको हल करके बताना होगा उसे कमेंट में। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4। क्रमागत की बात हो रही है, तो अगर एक में क्रमागत है तो एक जोड़ते हैं, तो अगर एक में एक जोड़ूंगा तो अगला नंबर मिल जाएगा, कितना हुआ 2। तो पहला अंक क्या था 1 और अगला क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार अगर 2 का मैं अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करूं तो 2 धन 1 करूंगा तो कितना मिल जाएगा 3। तो मान लेते हैं यहाँ हमें चर राशियों के रूप में मानना है। तो पहला अगर धनात्मक पूर्णांक में मानूं x को, तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x+1, और यही मानना है हमें। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x, x+1 है। प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है 306। प्रश्नानुसार x मल्टीप्लाई बाय x+1 इज इक्वल टू 306। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा x², फिर x का मल्टीप्लाई +1 से होगा तो प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 306। इसका पक्षांतर कर लेंगे तो x² प्लस x, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 306 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करें तो यह द्विघात समीकरण है, तो वही करना है। अब इसे आप हल करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, अर्थात जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वह क्या होंगे। तो यहाँ मैं तुलना कर लेता हूँ। प्राप्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे हल करते हुए समझाता हूँ। पहले मान लेते हैं रोहन की आयु। ठीक है, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, और फिर प्रश्न में कह रहा है कि माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तब रोहन के माँ की आयु अब x से कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष, तो x प्लस 26 ईयर हो जाएगा। अब आगे भी कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, देखिए 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। तो x में हमें 3 को जोड़ना पड़ेगा, इज इक्वल टू x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार रोहन के माँ की आयु पहले कितनी है, x प्लस 26 है, अब इसमें भी 3 को जोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
x प्लस 29 ना। 26 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा वर्ष। अब देखिए क्या कह रहा है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, अर्थात इन दोनों का अगर गुणा करें तो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। प्रश्नानुसार x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, यही होना चाहिए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पहले पद का गुणा पहले पद के साथ वही होगा, पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ और दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ। तो x का अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो प्लस 29x हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई अगर 29 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 87 आ जाएगा 87, तो प्लस 87 आ गया इज इक्वल टू 360। अब 95 कर लेते हैं, 360 को इधर लाते हैं तो x स्क्वायर, अब यहाँ 29x है और 3x है, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 32x, तो प्लस 32x प्लस 87 और ये इधर आके माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से अगर 87 को निकालेंगे, माइनस बड़े अंक के साथ है तो माइनस में आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस घटाएंगे तो ये आ जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो मिला है उसे आपको हल करके बताना है कि रोहन की आयु कितनी है, अर्थात x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद x में अगर 26 को जोड़ देंगे तो क्या पता चल जाएगा, रोहन के माँ की आयु भी पता चल जाएगी। तो ये आप सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में। यहाँ हम लिख लेंगे प्राप्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। इसीलिए द्विघात समीकरण है। इसे भी हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ एक फॉर्मूला काम आएगा जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, समय को अगर इधर भेज दूं और चाल को इधर भेज दूं तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, और इसी का उपयोग होगा इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न को हल करते हुए और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो चाल है वह x है, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है। चाल को किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में ही मानते हैं। तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर जो दूरी तय की गई है उसे तय करने में कितना समय लगा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, जैसा कि मैंने बताया था, तो 480 बटा x हो जाएगा। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अतः 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल, तो दूरी है 480 बटा चाल कितना है x। अब फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, चूंकि समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए आगे भी कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो x में अगर
8 को कम कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो समय कितना लग रहा है? अधिक, 3 घंटे अधिक ले रहा है। तो इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो, कम हो अर्थात जो चाल होगा वह कितना हो जाएगा? पहले x था तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और दूरी तो वही कह रहा है, उसी दूरी को, अर्थात 480 किलोमीटर है। तो समय कितना लग जाएगा? तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर फिर से वही हो जाएगा, दूरी तो बराबर ही है ना, उसी दूरी को तय करने में। तो 480 किलोमीटर ही है, तो कितना हो जाएगा? 480 बटा चाल कितना है? x माइनस 8 है। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या होगा ये देख लेते हैं। प्रश्नानुसार देखिए क्या रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, अर्थात 480 जो समय लग रहा है बटा x माइनस 8 अधिक ले रहा है 3 घंटा ना, तो प्लस ये 3 घंटा अधिक ले रहा है। अगर इसे बराबर करके मुझे लिखना हो इसके 480 बटा x के, तो 3 घंटा अधिक किसे करना पड़ेगा? इसे करना पड़ेगा, है ना, तभी तो दोनों बैलेंस हो पाएगा। अब पक्षांतर कर लेता है, 480 अपॉन एक्स का इधर पक्षांतर करेंगे तो 480 बटा x माइनस 8 यहाँ पर पहले से है, ये इधर आके माइनस 480 बटा x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर बचेगा। अब इसे नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो समीकरण हमें मिला है वो है 480 बटा x माइनस 8 फिर माइनस 480 बटा x बराबर 3। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, x माइनस 8 अपॉन, इससे अगर इसे डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 480 से हो जाएगा तो 480x फिर माइनस, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 480 है और इसका गुणा किसके साथ हो जाएगा? x माइनस 8 के साथ इज इक्वल टू 3। अगर इसे हटाना है यहाँ से तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो हटा देते हैं इसे, तो 480x माइनस इसका गुणा 480 का x के साथ होगा तो 480x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का प्लस, और 480 का अगर 8 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3840 बराबर 3 का गुणा x के साथ होगा तो 3x और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? x माइनस 8। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए 480x जो है वो प्लस में है और यहाँ माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या? 3840 बराबर 3x का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर, और फिर 3x का अगर इसके साथ माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 24 तो माइनस 24x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो x स्क्वायर है वो प्लस में है ना, 3x स्क्वायर प्लस में है, तो इसे यहीं रहने देते हैं, इसे उठा के इधर लाते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? एक द्विघात समीकरण मिल गया। अगर इसे आप हल करेंगे तो आपको रेलगाड़ी की चाल पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी। आप इसे हल करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। अगर इसकी तुलना की जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसलिए लिखेंगे प्राप्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है। इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं।
3x² माइनस 2x-1 इज इक्वल टू 0 दिया है और x बराबर -1 इस समीकरण में हमें रखना है। यदि ये इसे शून्य बना दे तो क्या है, यह इसका मान होगा। अगर शून्य नहीं बनाता है तो x इज इक्वल टू -1 इसका मान नहीं होगा। तो यही करना है हमें। हल करते हैं, चलिए इसे। समीकरण के बाएं पक्ष में x इज इक्वल टू -1 रखने पर, बाएं पक्ष से शुरुआत कर रहे हैं तो लिख लेते हैं LHS या लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या दिया है, 3x² माइनस 2x-1। अब इसमें x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो इज इक्वल टू 3 इंटू x जहां पर है वहां -1 रखना है तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x की जगह -1 फिर -1 दिया हुआ है। -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो +1 मिल जाएगा। +1 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 1 2 तो +2 फिर -1। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 -1 और इसे अगर और सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 4। 4 इज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात 4 बराबर नहीं है 0 के, अर्थात LHS इज नॉट इक्वल टू RHS या लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS। बाएं पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, इसलिए x बराबर -1 जो दिया है वह सही नहीं है। तो इसे लिख सकते हैं x बराबर -1 समीकरण 3x² माइनस 2x-1 का हल नहीं है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 6x² माइनस x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू 2/3। तो बाएं पक्ष में हम x बराबर -1/2 एक बार रखेंगे और एक बार x बराबर 2/3 रखेंगे, ठीक है। तो इसे भी हल करते हैं। समीकरण के बाएं पक्ष में क्रमशः x बराबर -1/2 और x बराबर 2/3 रखने पर, तो एक बार LHS लें तो 6 इंटू -1/2 रखना है x की जगह, तो -1/2 का स्क्वायर माइनस फिर -1/2 दिया है इसलिए ब्रैकेट में रख लेंगे -1/2 फिर -2। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 6 इंटू -1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 1/2 फिर -2। अब यहाँ 6/4 हो जाएगा फिर प्लस 1/2 -2, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 प्लस 1/2 -2। इन तीनों का अगर एलसीएम लें तो 2 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2 और 1 3 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू यहाँ 4 फिर -4/2 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है ना, अर्थात यदि x बराबर -1/2 मैंने बाएं पक्ष में रखा तो दाएं पक्ष आ गया, इसलिए क्या है x बराबर -1/2 इस समीकरण का हल है, तो लिख देंगे हाँ। और इसी प्रकार एक बार हम x बराबर 2/3 बाएं पक्ष में रखेंगे तो LHS में अब क्या रखेंगे हम 2/3, तो x गुणित 2/3 का स्क्वायर माइनस, अब ये 2/3 प्लस में ही है तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, फिर -2 है इज इक्वल टू 6 इंटू 2/3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2/3 -2।
अब यहाँ कुछ कटे तो काट लीजिए। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और 4 का अगर 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2। अब इन तीनों का अगर एलसीएम लें तो 3 आएगा। 3 1 ज़ा 3 1 8 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 3 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ 8 माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा, माइनस और माइनस जुड़ के -2 और -6 जुड़ के -8 हो जाएगा अपॉन 3। 8 - 8 करेंगे तो 0/3 और ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी x इक्वल टू 2/3 अगर बाएं पक्ष में रख रहा हूं तो दाएं पक्ष मिल रहा है, तो इसलिए LHS इक्वल टू क्या मिल रहा है, RHS। इसीलिए x बराबर 2/3 जो है वो इसका हल होगा, तो लिख देंगे हाँ। तो x बराबर -1/2 और x बराबर 2/3 दोनों इसके हल हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ x² - x + 1 = 0 और x बराबर 1 एक बार और x बराबर -1 रखना है। तो इसे भी हल करते हैं। समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर 1 और x बराबर -1 रखने पर, तो एक बार LHS लें तो यहाँ x की जगह हमें क्या रखना है, 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस फिर 1 प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर -1 प्लस 1, प्लस में 1 है और माइनस में 1 है, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1। अब देखिए ये LHS अगर हमने लेके x = 1 रखा तो RHS के बराबर नहीं आ रहा है ना, 0 के, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, इसलिए यह इसका हल नहीं है। अब एक बार क्या करेंगे, हम x = -1 इसी समीकरण में रखेंगे, इसके बाएं पक्ष में रखेंगे, तो LHS में हम x = -1 रख रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर फिर -1 रखना है x की जगह, तो यहाँ आ जाएगा -1 ब्रैकेट में रखेंगे, फिर +1 = -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और माइनस माइनस का +1 और फिर +1 दिया है तो +1। अब 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ भी 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, तो ये भी इसका हल नहीं है। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण 3x² - 2kx - 2m बराबर 0 के मूल हो तो k व m के मान ज्ञात करो। यहाँ दिया है कि x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण के मूल हैं, तो x बराबर 2 और x बराबर 3 इस समीकरण के हल होंगे, तो यही करना है हमें। तो चलिए इसे हल करते हैं। चूंकि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण 3x² - 2kx - 2m बराबर 0 के मूल हैं, इसलिए x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण के हल होंगे। अर्थात बारी बारी इनके मान हमें समीकरण में रखने हैं, तो यही करेंगे। अतः पहले x बराबर 2 रख लेते हैं, तो 3 × 2 का स्क्वायर फिर -2 × k × x की जगह 2 रखना है हमें, और फिर -2m = 0। तो यहाँ से ऐसे सिंप्लीफाई करें तो 3 × 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 और यहाँ k है तो k, फिर -2m = 0। अब 3 4 ज़ा 12 -4k -2m = 0। अब
इन दोनों को उठा के इधर कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर उठा के इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4k और प्लस 2m इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है प्लस में 12, ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और फिर x बराबर 3 इस समीकरण में रखेंगे, तथा 3 इंटू x की जगह 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू x की जगह 3 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 3 सा 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 0। 9 3 सा 27, तो 27 माइनस 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उठाकर इधर करते हैं, तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो 6k प्लस 2m इज इक्वल टू, प्लस में 27 इधर बचा है, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब चलिए इसे यहीं हल कर देता हूँ जिससे क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ समीकरण 1 मिला है और समीकरण 2 मिला है। समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखा जाए तो जो m वाले पद हैं वह बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को अगर मैं घटा दूं, इसके लिए विलोपन विधि का उपयोग कर रहा हूं, यदि घटा दूं तो चिन्ह बदल जाएंगे और 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान मिल जाएगा, और k का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, m का मान भी प्राप्त हो जाएगा हमें। तो यही करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहां से 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 12 और 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 27। घटाएंगे तो चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6 में से अगर प्लस 4 घटाऊंगा तो माइनस बड़े अंक के साथ है, इसलिए माइनस 2k मिलेगा इज इक्वल टू, माइनस 27 में से अगर प्लस 12 को निकालूंगा तो माइनस 15 बचेगा, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ था। तो यहाँ दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर सकते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 15/2। तो k का मान प्राप्त हो गया। अब k का मान चाहे मैं समीकरण 1 या 2 में रखूं, मुझे m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो k का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 4k है तो 4 इंटू 15/2 हो जाएगा, प्लस 2m इज इक्वल टू 12। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 15 2 से 30 प्लस 2m इज इक्वल टू 12। 30 को इधर भेजेंगे तो 2m इज इक्वल टू 12 माइनस 30 हो जाएगा। अब माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है, घटाएंगे इसे तो 2m इज इक्वल टू माइनस 18 मिलेगा ना, क्योंकि माइनस जो है बड़े अंक के साथ है इसलिए माइनस में आंसर आया। 2 से 18 जो है वो डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 9 टाइम। तो m इज इक्वल टू क्या मिल गया, -9। तो k बराबर क्या मिला है हमें 15/2 और m बराबर क्या मिला है -9, और यही दोनों हमें ज्ञात करने थे। तो इसका आंसर भी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, जांच कीजिए कि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। हम इसे हल करेंगे यदि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मैच हो जाता है या उस रूप में हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, अर्थात इस रूप में रखा जा सकता है। तो वही करेंगे इसे। चलिए हल करते हैं। दिए गए समीकरण फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को हल करने पर यहाँ जो दायां पक्ष है उससे पक्षांतर कर लेते हैं, इधर लाते हैं। तो 4x स्क्वायर के बगल में ला रहा हूँ 3x स्क्वायर को, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर पर माइनस 4x यहाँ पर है, माइनस 2x इधर आके प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर है,
+4 इधर आके -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4 में से अगर 3 को निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो 1x² तो लिखते नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे x²। -4x है +2x है। -4 में से अगर +2 को निकालेंगे तो -2x बचेगा। +2 है और -4 है। -4 में से अगर +2 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है इसकी तुलना अगर ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से करें तो यह उसका मानक रूप है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है। इसलिए प्राप्त समीकरण ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। इसीलिए द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्नों को हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, जिससे कि प्रश्नों के हल आपको आसानी से समझ में आए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं हम, तो हमें 2 मान प्राप्त होता है उसका। कैसे होता है, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं किसी संख्या का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वह संख्या x है। तो माना वह संख्या x है। अगर x का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना मिलना चाहिए, 9। अब यदि x का मान निकालना है तो दोनों तरफ का हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो अगर इधर x² का वर्गमूल करूं और इधर भी 9 का वर्गमूल करूं तो x तो बाहर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9। अब x का जो मान प्राप्त होगा, अगर इसका वर्गमूल निकालें 9 का, तो प्लस माइनस में 3 आएगा। अब प्लस माइनस में 3 क्यों आया है, देखिए x के 2 मान हमें प्राप्त हुए हैं, x बराबर 3 और x बराबर -3। अब वह संख्या या तो 3 होगी या तो -3 होगी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यदि 3 का वर्ग करता हूं तो कितना मिलेगा, 9, और -3 का वर्ग करता हूं तो भी कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो इसलिए दोनों संख्याएं हो सकती हैं। तो इसीलिए जो मान प्राप्त होता है वह प्लस माइनस में प्राप्त होता है। ठीक है। अब अधिकतर हम क्या करते हैं कि प्लस वाला जो होता है उसी को कंसीडर करते हैं, माइनस वाला लेते ही नहीं है। लेकिन जब भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वहां 2 मान हमें प्राप्त होते हैं हमेशा। एक प्लस में मान प्राप्त होता है और माइनस में मान प्राप्त होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नों को हल करते हैं। पहले इसे इरेज कर लेते हैं। अब जितने भी संख्याओं का यहाँ पर वर्गमूल निकालूंगा मैं, अर्थात जो भी चर राशि का मान निकलेगा वह 2 मान मिलेगा हमें। ठीक है। तो इसे अगर सॉल्व करें तो 3x² इज इक्वल टू 243 है। तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 से अगर इसे डिवाइड करें तो कितना टाइम जाएगा, 3 8 24 और 3 1 3, तो 81 मिल गया। तो x² इज इक्वल टू 81। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √81, और 81 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना मिलता है, प्लस माइनस में 9। तो x बराबर कितना मिल गया, प्लस माइनस में 9। अब जैसा कि मैंने बताया था, +9 का अगर वर्ग करेंगे तो 81 मिलेगा, और -9 का अगर वर्ग करेंगे तो भी कितना मिलेगा, 81 ही मिलेगा। ठीक है। अब इसी प्रकार इसे भी सॉल्व करते हैं। तो 2x² - 8y² इज इक्वल टू 0 दिया है, तो 8y² - 8y² को इधर भेजते हैं। तो 2x² इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 8y²। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा ना, तो x² इज इक्वल टू 8y² अपॉन 2। यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो x² बराबर क्या मिला, 4y²। अब दोनों साइड का अगर वर्गमूल करें तो x बराबर कितना मिल जाएगा, रूट में 4y²। तो x बराबर, जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर आके प्लस माइनस में 2 हो जाएगा, और
वाई स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वाई 1 टाइम बाहर आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना मिल गया, प्लस माइनस में 2y। अब चलिए अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 77। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी। इसके बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही यहां पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 77। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है इज इक्वल टू 77। माइनस 4 को अगर इधर भेजेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 77 प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, 81। तो दोनों साइड का अगर वर्गमूल निकालें तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 81, और रूट में 81 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में 9। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, हल कीजिए 3t स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इससे भी हल करते हैं। 3t स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस 48 को अगर इधर लाएंगे तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आकर प्लस में हो जाएगा 48 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करें तो 3 1 3, 3 6 18। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, 16। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, रूट 16। और स्क्वायर रूट अगर निकाले रूट 16 का तो कितना आएगा, प्लस माइनस में 4। तो ये इसका आंसर हो गया। 11वां प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a इज इक्वल टू 0 का एक हल x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 इस समीकरण में हमें रख देना है, तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a इज इक्वल टू 0 का एक हल x बराबर 2 है। इसीलिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a इज इक्वल टू 0 में x बराबर 2 रखने पर, तो जहां जहां पर x है वहां पर 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू 2 माइनस 2 इंटू a इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 2 6a माइनस 2a इज इक्वल टू 0। 6a में से अगर 2a को निकालेंगे, अर्थात 6 में से अगर 2 को निकालेंगे तो 4a बचेगा। तो 4 प्लस 4a इज इक्वल टू 0। 4 को इधर भेजें तो 4a इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 4 अपॉन 4 और ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया, -1, और यही इसका उत्तर हो गया। ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। बारहवां प्रश्न है 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98 को हल कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। प्रश्न है 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98। 2 को इधर भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98 अपॉन 2। 2 से अगर इसे डिवाइड करें तो 2 4 8 और 1 आगे गया, 2 9 18 कट गया। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मिला। अब दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल निकालें तो x माइनस 7 यहाँ बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, रूट में 49। x माइनस 7 इज इक्वल टू, इसका अगर वर्गमूल निकालें तो प्लस माइनस में 7 बचेगा। अब x माइनस 7 बराबर एक बार मिल रहा है प्लस में 7 और एक बार x माइनस 7 इज इक्वल टू एक बार मिल रहा है -7। अब दोनों को अगर हल करें तो एक बार x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 इधर आएगा तो 7 प्लस 7 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 14। और एक बार x माइनस 7 इज इक्वल टू -7 लेंगे, तो यहाँ x माइनस 7 इज इक्वल टू -7 लेते हैं। तो x -7 इधर आके +7 हो जाएगा, तो -7 और +7
दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 0। तो यहाँ पर 2 मान मिल रहे हैं हमें x के, x बराबर 14 और x बराबर 0। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो प्रश्नावली 4.1 जो है वह समाप्त हो गई। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 के हल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।